Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from Rajki Engineering College, Mainpuri. This is your second lecture of the subject Advanced Structural Analysis. We will understand the slope deflection method in this lecture. Okay. हमने प्रीवियस लेक्चर में फिक्स एंड मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा देखा था, फिक्स एंड मूवमेंट क्या होता है और कैसे निकालते हैं. हमने एक केस देखा था जनरल जिसमें एक फिक्स बीम में सेंटर्ड लोडिंग थी. फिक्स बीम में एक सेंटर डबल लोड था, उसमें हमने यहाँ पे फिक्स एंड मूवमेंट निकाला था. एम ए बी बार वो आया था -W/L/8 और एम बी ए बार विच इज़ इक्वल टू +W/L/8. उसका हमने लेकिन ये फिक्स एंड मूवमेंट है. फाइनल मूवमेंट हमने देखा था क्या क्या आया था, लेकिन हमने उसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम नहीं बना पाया था, तो हम बनाते हैं. हमने क्या कहा था कि जब भी फिक्स एंड मूवमेंट, जब भी हमें स्ट्रक्चर एनालिसिस करना हो इन इनडिटरमिनेट बीम्स का, तो हम क्या करते हैं, हम दो अलग अलग भागों में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट में स्ट्रक्चर को सिंपली सपोर्टेड बीम मानकर सॉल्व करते हैं और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, जिसमें जो सेंटर्ड बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी W/L/4, याद होगा. और सेकंड में क्या करते हैं, केवल हम सारे फोर्सेस को हटा देते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस को, और केवल फिक्स एंड मूवमेंट का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं. तो हमने देखा था कि उस केस में जो फिक्स एंड मूवमेंट आया था वो दोनों तरफ W/L/8 था. ठीक है. फिर हमने देखा था कि हम जब फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं किसी फिक्स बीम का, तो दोनों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को मर्ज कर देते हैं और जो कॉमन एरिया उसको हटा देते हैं. जो रेस्ट ऑफ द एरिया विल गेट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस फिक्स बीम. ओके. तो हम मर्ज करते हैं ना, मर्ज कर देते हैं. ये मर्ज कर दिया हमने. मर्ज करने के बाद जो कॉमन एरिया कौन सा है, बीच वाला, इसको हटा देते हैं. और रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, ये वाला रिमेनिंग पार्ट है. इस रिमेनिंग पार्ट को हम शेडेड कर देते हैं. पहले तो पैरेलल्स, ओके. पैरेलल लाइंस. तो हमको ये जो एरिया मिलेगा, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा फॉर फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर फिक्स बीम. अब ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अधूरा है. अधूरा क्यों है कि इसमें वैल्यू हमारे पास नहीं है. ठीक है. हमको ये पता है कि टोटल ऑर्डिनेट हमारे पास जो था, वो ऑर्डिनेट हमारे पास था, वो ऑर्डिनेट हमारे पास कितना था, W/L/4. और ये वाला जो ऑर्डिनेट था ये हमारे पास था W/L/8. तो हमको तो केवल जो शेडेड एरिया है उसका बेंडिंग मोमेंट उसको कंसीडर करना है, तो उसकी वैल्यू सिंपल निकाल लेते हैं. अगर टोटल W/L/8 है, ये W/L/8, सो टोटल W/4 है और बचा कुछ पार्ट W/L/8 है, तो ये वाला पार्ट हमारा बन जाएगा, ये वाला जो ऑर्डिनेट है वो हमारा सिंपल बन जाएगा W/L/4. ठीक है. तो इसको हम ये वाला ऑर्डिनेट जो बन जाएगा वो हो जाएगा हमारा W/L/8. और ये ऑलरेडी पहले से W/L/8 था ही, ये और W/L/8 था ही. तो इसको हम हटा देते हैं, अपने ओरिजिनल शेप में लाते हैं, इसको भी हटा देते हैं. ओके. सो ये वाला भी W8. तो इस बीम की बात करें तो फिक्स बीम में जो मैक्सिमम मूवमेंट आ रहा है किसी भी पॉइंट पर, या मैक्सिमम मूवमेंट पूरे स्ट्रक्चर में, वो W/L/8 ही होता है, क्योंकि हमारे पास 3 लोकेशन है जिसमें मैक्सिमम मूवमेंट W/L/8 आता है. ठीक है. अब यहाँ पर एक बात डिस्कस और कर लेते हैं जिसमें हमें दिखता है. यहाँ हमने जब बेंडिंग मूवमेंट SFD BMD पढ़ा था, तब हमने एक चीज़ टर्म पढ़ा था, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर. ठीक है. तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर क्या होता था, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर वो पॉइंट होता था जहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करता था. बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता था, मूवमेंट साइन चेंज करता था बेसिकली. ठीक है. ध्यान रखना, मूवमेंट साइन चेंज करता था, लेकिन जीरो नहीं होता था. मीन्स वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव जाए. तो इस केस में देखते हैं, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव गया, फिर नेगेटिव गया, मीन्स ऊपर गया, नीचे गया. तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे पास मिल रहे हैं जिनको हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर. ठीक है.
हमारे पास कितने हैं 2, ठीक है। इसकी डिस्टेंस के लिए हम इक्वेशन निकालते हैं, मूवमेंट इक्वेशन बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं जीरो करके। वो आप एसएफडी बीएनडी में पढ़े थे, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये एक हमारे पास पॉइंट ऑफ फ्लक्चर है और ये दूसरा पॉइंट ऑफ फ्लक्चर, इसकी बात कर ली। तो फिक्स बीम में सिंपल बात कर ली, कितने पॉइंट ऑफ फ्लक्चर होते हैं 2, और उसके बाद बीएमडी भी हमने एक तरीके से ड्रॉ कर लिया है ना। हमने प्रीवियस क्लास की बात कर ली, एक सिंपल केस देख लिया है। अब हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड केसेस की, जो हमने कल 2 दिन लिखाए थे, लेकिन उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड केस आप और देख सकते हैं। जैसे कि ये भी हमने सॉल्व किया कि फिक्स बीम में एक सेंटर लोडिंग है, जिसमें फिक्स एंड मोमेंट बनता है WL/8 माइनस का और प्लस का। उसी तरीके से सेंट्रिक लोडिंग है तो ये बनेगा, UDL है तो -WL² 12 और प्लस WL²12। और इस तरीके से बाकी केसेस आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम फिक्स एंड मोमेंट निकाल सकते हैं बाय द मेथड ऑफ एरिया, इक्वलिटी ऑफ एरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज का मेथड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड, जो आपके सिलेबस में कंसीडर किए गए हैं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को कंसीडर करके हैं, स्लोप एंड कंसीडर करके हम फाइनल में मूवमेंट निकालते हैं। मूवमेंट क्यों निकाल रहे हैं? हमारा जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, बेसिकली उसमें अननोन क्या है, फोर्सेस और रिएक्शंस। बेसिकली रिएक्शंस क्या है, मूवमेंट और फोर्सेस। फोर्सेस तो हम निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इक्वेशन, बट हमारे पास जो मूवमेंट्स बचते हैं वो नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। तो इस मेथड की मदद से हम बेसिकली उन मूवमेंट्स को निकालेंगे बाय कंसीडरिंग द फिक्स एंड मूवमेंट, ओके। तो इस मेथड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस मेथड को प्रोफेसर जॉर्ज मैनी ने 1915 में प्रेजेंट किया था। इस मेथड से हम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स और फ्रेम्स को सॉल्व करते हैं, एनालाइज करते हैं विथ जो रिजिड जॉइंट्स, जिसमें रिजिड जॉइंट होते हैं, ठीक है। अब इस मेथड को पढ़ने से पहले कुछ साइन कन्वेंशंस और कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशंस क्या कि स्लोप और डिफ्लेक्शन मेथड में पहला साइन कन्वेंशन होता है कि एट द एंड ऑफ एनी स्पान, किसी भी स्पान पर, स्पान के एंड्स पे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो स्लोप होगा उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। कैसे? अगर आप कोई फिक्स बीम है, तो कोई बीम है, तो हमारे पास 2 एंड हैं A और B, दिस इज A, दिस इज B। तो यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ, दोनों जगह बात कर रहे हैं हम, मूवमेंट को हम लेंगे पॉजिटिव, एज वेल एज क्लॉकवाइज स्लोप, क्लॉकवाइज स्लोप को भी हम लेंगे पॉजिटिव, ओके। पहला रूल हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। अभी हम इक्वेशन जनरेट करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की। उस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उस इक्वेशन को जनरेट करने के लिए पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं, कुछ साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा रूल है, दूसरा कन्वेंशन है द डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द राइट एंड ऑफ द स्पान विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट। बेसिकली देखना कि हम अगर किसी बीम में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम अल्टीमेटली एक पॉइंट पर डिफ्लेक्शन देखते हैं। हम किस पॉइंट पर? राइट साइड डिफ्लेक्शन देखते हैं। अगर हमारे किसी कोई बीम है इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम राइट साइड डिफ्लेक्शन देखते हैं। राइट साइड क्यों देखते हैं? क्योंकि हम रिलेटिव डिफ्लेक्शन देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे स्ट्रक्चर में किसी एक पॉइंट में डिफ्लेक्शन हो, हमारे पास हो सकता है कि इसमें डिफ्लेक्शन हो, उसमें डिफ्लेक्शन हो। ओरिजिनल अगर हमारे पास देखें, हम अगर माने हमारे पास जो बीम था इसकी ओरिजिनल एक्सिस ये थी और वो डिफ्लेक्ट होके इस तरीके से बन गया, मीन्स इसमें यहाँ पर डेल्टा A भी हुआ है और यहाँ पर डेल्टा B भी हुआ है। बट फॉर द सॉल्विंग बाय द सॉल्विंग दिस मेथड, हम इस मेथड में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर रिलेटिव डिफ्लेक्शन देखते हैं, यानी कि हम इस A लाइन के बेस मान के यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको डिफ्लेक्शन मानते हैं और इस डिफ्लेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। मीन्स हम जो डिफ्लेक्शन कंसीडर करेंगे अपने क्वेश्चंस में वो होगा डेल्टा B माइनस डेल्टा A, ठीक है। अगर डेल्टा A 0 है तो अल्टीमेट डिफ्लेक्शन हमारा डेल्टा B हो जाएगा। अगर केवल A सिंक हुआ है तो ये जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा B पे वो माइनस का हो जाएगा, सिंपल समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो दूसरा रूल है कि हम हमेशा जो राइट वर्ड साइड में जो जॉइंट है उसी पर डिफ्लेक्शन मानते हैं। अगर डिफ्लेक्शन रिलेटिवली हुआ है तो हम रिलेटिव डिफ्लेक्शन निकालते हैं, उस रिलेटिव डिफ्लेक्शन को ही अपने क्वेश्चन में, अपने इक्वेशन में कंसीडर करते हैं, क्वेश्चन में पुट करते हैं और अपने सॉल्यूशन गेट करते हैं, ठीक है। उसको पॉजिटिव मानेंगे, ठीक। और तीसरा रूल है, तीसरा साइन कन्वेंशन है हमारे पास, डिफ्लेक्शन ऑफ द अदर अपर एंड टुवर्ड्स द राइट रिलेटिव लोअर विल पॉजिटिव, ओके। तो अगर राइट रिलेटिव है, अपर एंड मीन्स राइट रिलेटिव मीन्स आगे सरक जाता है थोड़ा सा इधर साइड,
तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। इसके बाद हम करेंगे, इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती। ये दो साइन कन्वेंशन मेनली याद रखना है, इसकी मदद से हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दो साइन कन्वेंशन समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक एजम्पशंस की। हमने माना है कि हमारे पास एक ए बी बीम है, इंटरमीडिएट बीम है ऑफ अ इंटरमीडिएट स्पान है ऑफ अ कंटिन्यूस बीम। हम मान लेते हैं हमारे पास ये हमारे पास थोड़ा सा जहाँ हमारे पास एक स्पान है ऑफ अ कंटिन्यूस बीम, जिसमें ए पॉइंट हमारे पास है, बी पॉइंट हमारे पास है, जिसमें जो बी पर सेटलमेंट हो रहा है वो मानते हैं हम डेल्टा। ठीक है, हमारे पास एक स्पान है इंटरमीडिएट बीम, मतलब इंटरमीडिएट स्पान है ऑफ अ कंटिन्यूस बीम, एक्सटर्नल लोडिंग लगी हुई है। हम मानते हैं कि यहाँ पर एक W1 लगा हुआ है, यहाँ पर एक W2 लगा हुआ है। ठीक है, जो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर जो स्लोप जनरेट हो रहे हैं वो आई ए, और हम आई ए और आई बी कंसीडर करते हैं। ठीक, डेल्टा वैल्यू ट्रांसवर्स डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एट अ राइट एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में जो टोटल डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा मानते हैं। और एम ए बी मीन्स इस पर जो मूवमेंट आ रहा होगा एम ए बी ए पर और एम बी ए मान लेते हैं हम बी पर। फाइनल मूवमेंट है, ये फिक्स्ड मूवमेंट नहीं है, फाइनल मूवमेंट है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। अल्टीमेटली हम इन्हीं दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कुछ एजम्पशन मान लिए हमने, एजम्पशन के बीम मान लिया, इसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि जो ए बी बीम है, ए बी बीम है, हमारे पास लोड सिस्टम है, लोड सिस्टम हमारे पास एक ए बी बीम है जिसमें लोड लगा हुआ है और फिक्स एंड मूवमेंट को कंसीडर करते हैं स्टार्टिंग में। मीन्स सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने अभी बात की थी कि जो लोड सिस्टम हटा देते हैं सारा, और हम सबसे पहले फिक्स एंड मूवमेंट को जनरेट करते हैं। तो हमारे पास इसमें एम ए बी बार एम बी ए बार फिक्स एंड मूवमेंट आ रहा होगा दोनों सपोर्ट्स पर, पहली इक्वेशन। ठीक है, पहली कंडीशन। ठीक है, हमने बात की थी कि जब भी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं कि पहली स्टेप उसमें हम फिक्स एंड को हटा के सिंपली सपोर्टिव बना देते हैं और लोड को कंसीडर करके हम सिंपल बंड मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो हम दूसरा करते हैं कि लोड को हटा के सिर्फ केवल फिक्स एंड मूवमेंट निकालते हैं। तो सिंपल हम दूसरा पहला स्टेप कर दे रहे कि हमने क्या किया है कि लोड को हटा के केवल हमने फिक्स एंड मूवमेंट डायग्राम, फिक्स एंड मूवमेंट बनाए। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो लेफ्ट वर्ड मूवमेंट होता है वो नेगेटिव होता है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं कि हम करते हैं कि ए की फिक्सिसिटी को रिलीज कर देते हैं। रिलीज मीन्स ए को हम मान लेते हैं हिंज जॉइंट और बी की फिक्सिसिटी को बने रह देते हैं, इसको फिक्स मानते हैं। तो अगर फिक्सिसिटी रिमूव करते हैं तो इट मीन्स यहाँ पर स्लोप आना जनरेट हो जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, अब इसकी फिक्सिसिटी को रिलीज किया है तो कुछ मूवमेंट लगा के हमने यहाँ पर स्लोप जनरेट किया होगा। तो हमने इस पॉइंट पर एक मूवमेंट लगाया जिसकी वैल्यू तो 4EI बाई एल इंटू आई ए फॉर प्रोड्यूसिंग द स्लोप आई ए एट पॉइंट ए। ठीक है, अब इस तरीके से मूवमेंट अगर यहाँ पर लगाया फॉर द जनरेटिंग स्लोप आई है, यहाँ पर एक मूवमेंट जनरेट होगा काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो इस मूवमेंट की वैल्यू होगी 2EI अपॉन एल इंटू आई ए। उसी की वैल्यू उसी का आधा वैल्यू हमारे पास मूवमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जो दो स्टेप हमने फॉलो किया। अब तीसरा स्टेप क्या है, अभी हमने क्या किया कि ए की फिक्सिसिटी को रिमूव कर दिया, बी की फिक्सिसिटी रखी हमने और यहाँ पर एक स्लोप जनरेट किया बाय प्रोड्यूसिंग अ मूवमेंट 4EI अपॉन एल आई ए, जिसके कारण यहाँ पर एक मूवमेंट जनरेट होगा 2EI अपॉन एल आई ए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम बी की फिक्सिसिटी को रिमूव कर देते हैं, ए की फिक्सिसिटी को रखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो डायग्राम है, जो स्लोप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
एक मिनट सही बना देता हूँ। ओके, यहाँ पर आई बी बन जाएगा। अब आई बी प्रोड्यूस हुआ है तो इसके लिए हमें कुछ मूवमेंट लगाना होता था, तो कुछ मूवमेंट लगाया था। मूवमेंट की वैल्यू हमारे पता है, मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास होगी 4EI अपॉन एल इंटू आई बी, जिसके कारण यहाँ पर एक मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। एक मिनट, ओके सही है, मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 2EI अपॉन एल इंटू आई बी। ठीक है, हमने अभी दो स्लोप को कंसीडर कर लिया। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हमने क्या बात की थी? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को कंसीडर करते थे। पहले हम स्लोप को मीन स्लोप्स निकालते थे दोनों जॉइंट पर, हमने आई ए निकाला, फिर आई बी निकाला, फिर हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं, फिर इन सभी चीज़ों को मर्ज कर देते हैं और जो मर्जिंग इक्वेशन बनती है वो कहलाती है हमारी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। उसी इक्वेशन की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डिफ्लेक्शन हमें पता है किस तरीके से निकालते हैं। डिफ्लेक्शन निकालते हैं रिलेटिव डिफ्लेक्शन डेल्टा एट द पॉइंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो हमने अभी इक्वेशंस में आई ए की कंसीडर कर लिया, आई बी को कंसीडर कर लिया। आई ए कंसीडर कैसे किया? ए की फिक्सिटी को रिमूव कर दिया और स्लोप जनरेट किया। आई बी को कैसे किया? बी की फिक्सिटी को रिमूव कर दिया और स्लोप जनरेट किया। अब बचा है डेल्टा, तो डेल्टा भी कर देते हैं। तो डेल्टा करने के लिए जब हम डेल्टा प्रोड्यूस करेंगे मीन्स बी पर एक बी, हम क्या करेंगे, दोनों की फिक्सिटी को रिमूव नहीं करते, दोनों की फिक्सिटी को बने रखते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा, रिलेटिव डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। वो कितना होगा? डेल्टा ए। अब इस डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस किया, इस डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करने के कारण हम प्रोड्यूस किया तो कुछ मूवमेंट तो आएगी। तो इस डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस किया तो एक मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। उस मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास होगी 6EI बाई एल स्क्वायर इंटू डेल्टा। सेम मूवमेंट यही जनरेट होगा, वैल्यू होगी 6EI अपॉन एल स्क्वायर इंटू डेल्टा। इस यहाँ पर एल स्क्वायर होगा, ठीक है, एल स्क्वायर। ठीक है, हमने अभी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाने में सारे केसेस को कंसीडर कर लिया है। हमने दोनों पॉइंट पर स्लोप्स निकाल लिए हैं, स्लोप से जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है उसको फाइंड कर लिया है विथ साइन। फिर हमने डिफ्लेक्शन निकाला। डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं? हम रिलेटिव डिफ्लेक्शन निकालते हैं, हमको पता है बी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाला, और उसके कारण जो मूवमेंट जनरेट हुआ है दोनों पॉइंट्स पर, उसको कंसीडर कर लिया। अब क्या करते हैं, इन सारे केसेस को हम मर्ज कर देते हैं और मर्ज करने के बाद जो इक्वेशन डेवलप होती है वो इक्वेशन कहलाती है हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान रखना, लेकिन हम साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए जाएंगे। तो साइन कन्वेंशन एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या है। साइन कन्वेंशन थे कि हमारे पास क्लॉकवाइज जो मूवमेंट्स हैं उनको हम अगर पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज स्लोप को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या था? डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन राइट साइड में हो रहा है, नीचे साइड राइट साइड में, तो उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ओके, सो रिस्पेक्ट टू लेफ्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक, हम बेसिकली हम यहाँ पे मूवमेंट को कंसीडर करेंगे, मूवमेंट की इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला वाला एक साइन कन्वेंशन हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला वाला साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। क्या फॉलो है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव लेने वाले हो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव लेने वाले हैं, बस इसी को कंसीडर करेंगे। तो हम निकालते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो होगी, अगर ए पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो फाइनल मूवमेंट हमारे पास होगा MAB। इसको MAB, ठीक है, MAB यानी कि हम ए पॉइंट को देखेंगे। तो ए पॉइंट पर जितने भी मूवमेंट्स होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के उसको हम पॉजिटिव लिखते चले जाएंगे, नेगेटिव होंगे मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को उसको नेगेटिव लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पहले वाला कंडीशन मीन्स फिक्स एंड मूवमेंट वाला। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए पर मूवमेंट आ रहा है वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल समझ में आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या लिखेंगे इसको? माइनस MAB बार। ठीक है, दूसरा केस, दूसरा केस पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में इस ए पॉइंट पर जो मूवमेंट आ रहा है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है?
क्लॉकवाइज है और उसका मोमेंट की वैल्यू है 4EI/L इंटू आई है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो उसको लिख देते हैं प्लस 4EI/L इंटू आई। नाउ थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में हमारा जो मूवमेंट आ रहा है ए पॉइंट वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है 2EI/L इंटू आई भी, तो उसको भी लिख देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस का होगा, माइनस 2EI/L आई बी, ओके आई बी, ठीक है। और लास्ट स्टेप में हमें क्या देखना है, डिफ्लेक्शन कंडीशन। लेकिन डिफ्लेक्शन में हमारे पास ए पॉइंट पे मूवमेंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो उसको भी हम नेगेटिव साइन के लिखेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी -6EI/L² इंटू डेल्टा, ठीक है। ये हमारे पास एक स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन गई है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि MAB इक्वल टू -MAB बार। अब इस पूरे तीन टर्म्स में 2EI/L कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो प्लस करते हैं, हम लेते हैं 2EI/L और जो बचा उसका टर्म होता है वो अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 2IA, यहाँ होगा -IB और यहाँ पर होगा -3 डेल्टा/L। बस यही इक्वेशन हमारी कहलाती है स्लो डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर द मूवमेंट एट पॉइंट ए, ठीक है। तो यही इक्वेशन हमारी स्लो डिफ्लेक्शन इक्वेशन कहलाती है सिंपल तरीके से। तो एक जी जनरल केस हो गया। जनरल केस, अगर हमारे क्वेश्चन में कोई डिफ्लेक्शन है तो उसकी वैल्यू रखेंगे, अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, रिलेटिव डिफ्लेक्शन नहीं है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। IB की वैल्यू है तो IB की वैल्यू रखेंगे, IA की वैल्यू IB की वैल्यू रखेंगे। इस तरीके से हम किसी भी एंड पर, किसी भी कंटिन्यूस बीम या फिक्स बीम के एंड पर हम मूवमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बाय कंसीडरिंग द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ओके। सिंपल तरीके से हमने ए जॉइंट पर निकाल लिया। इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट मीन्स MBA की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो MBA की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। MBA की वैल्यू निकालेंगे तो MBA की वैल्यू निकालने के लिए हम B पॉइंट को कंसीडर करेंगे। B पॉइंट हमारे पास कहाँ है, B पॉइंट हमारे पास ये रहा। B पॉइंट को कंसीडर करेंगे। B पॉइंट के हमारे पास इस पॉइंट पर मूवमेंट हमारा क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल तरीके से क्लॉकवाइज है। तो हम यहाँ पर फिक्स एंड मूवमेंट को रखेंगे प्लस का MBA बार। नाउ फिर हम देखेंगे दूसरा केस। यहाँ पर जो हाँ सही है, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जो मूवमेंट है यहाँ पर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो उसको रखेंगे वैल्यू हम प्लस 2EI/L आई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इस जगह पे। इस जगह पे मूवमेंट हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर जो मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। उसकी डायरेक्शन हमारी इस तरीके से मूवमेंट नहीं लगेगा, यहाँ पे मूवमेंट अपोजिट साइन के लगेगा, ठीक है। एक मिनट, फिर गड़बड़ कर दिया। अब सही है, ओके। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमने देखा इधर, तो जो साइन है हमारे पास यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा और हमारे पास जो साइन नेगेटिव का बन जाएगा माइनस। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें इस दूसरे केस की, तो यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट आ रहा है पॉजिटिव का 4EI/L IB, उसको लिख देते हैं प्लस 4EI/L IB। और लास्ट में डिफ्लेक्शन का जो मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस का 6EI/L² इंटू डेल्टा, क्योंकि हमारे पास जो मूवमेंट आता था वो नेगेटिव ही यहाँ पर जो मूवमेंट आता था वो एंटी क्लॉकवाइज ही आता था, 6EI/L² डेल्टा, ठीक है। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इसी को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो MBA हमारे पास बन जाएगा प्लस का MBA बार। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन ऑलरेडी 2EI/L कॉमन आ रहा है।
हमारे पास बन जाएगा माइनस का आई ए प्लस 2IB माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। इसको सही से लिख ले रहा है क्योंकि बी की बात करी जा रही है। तो एम बी ए इज इक्वल टू एम बी ए बार प्लस 2EI अपॉन एल। 2IB को इधर रख देते हैं, 2IB माइनस आई है माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। तो अगर इस इक्वेशन में हमारे पास डेल्टा होता है तो डेल्टा रखते हैं, डेल्टा नहीं होता है तो डेल्टा नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर जो एम बी ए है बार है वो फिक्स एंड मूवमेंट एट बी है, और एम बी हमारे पास फाइनल एंड मूवमेंट है एट द पॉइंट ऑफ बी। इस तरीके से हम किसी भी, ये हमने बेसिकली एक स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमने जनरेट कर ली है किसी भी एक कंटिन्यूस बीम या फिक्स बीम या इंडिटरमिनेट बीम की। इस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर भी एम ए बी की बात करें तो एम ए बी बार हमारे पास है फिक्स एंड मूवमेंट एट ओके, ठीक है। तो हमने एक स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को जनरेट कर लिया है। यहाँ पे सिंपल समझ सकते हैं, इधर मूवमेंट लगाए तो उसका अपोजिट आएगा, इधर का मूवमेंट लगाए तो उसका अपोजिट आएगा। हमने वैसे साइन कर दिया था, तो समझ गए सभी लोग। इस तरीके से हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नाउ अगली क्लास में हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे, उसको हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। एक कंटिन्यूस बीम या एक फिक्स बीम दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फ्रेम की, और आपको तीनों केस के बारे में समझाएंगे। हम दोनों डिफ्लेक्शन और स्लोप को दोनों कंसिडर करके क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतने ही रखते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।